हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि साउंड जो है वो चैप्टर हम कर रहे हैं, उसके 2 सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो 2 सेशन नहीं लगाए, सबसे पहले वो जो बच्चे हैं अपने 2 सेशन लगा लिए, क्योंकि जितने भी ये टॉपिक हैं वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर उस चीज की नॉलेज होगी तो जो आज हम करेंगे टॉपिक, उसके बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं वो 2 सेशन जो है आपने जरूर लगाए। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या होती है? देखो, लाउडनेस का मतलब होता है जोर से बोलना। जितनी जोर से आप बोलोगे अगले वाले इंसान को, उतनी जल्दी उस चीज का क्या होगा, पता चलेगा। When the loudness of sound increase, कहते हैं कि जैसे साउंडनेस इंक्रीज होगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है स्पीकर का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, इट मींस जो उसका एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा। और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी आपकी जो लाउडनेस है वो क्या होगी, कम होगी। इतना आपको क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक यंग बच्चा है और एक छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा है और ये जो यंग बच्चा है वो बातचीत कर रहा है। अब देखो, जो यंग बच्चा है जो बातचीत कर रहा है, उसकी जो रेंज है बोलने की वो नॉर्मल है, आपको वो सुनने में भी अच्छी लगेगी। बट जो बच्चा रो रहा है वो एक टाइम पे आपको क्या होने लगेगी कि ये अब बस चुप हो जाए, ये नहीं है, सही है ना? तो यही क्या होता है कि किसी भी चीज का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर उसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे पहले यही लिखा गया है, व्हेन द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज। अगर किसी भी साउंड लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो है स्पीकर का वो भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इतना क्लियर? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि कोई भी चीज जब वो वाइब्रेट करेगी तो उसके सामने क्या होंगे, सेट्स होंगे पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स के सेट्स होंगे। जैसे साउंड एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी तो उनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, अगले पार्टिकल्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। वो पार्टिकल्स दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट पार्टिकल्स होंगे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी अगले को देंगे। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एम्पलीट्यूड इंक्रीज, साउंड एनर्जी इंक्रीज। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो जो आपकी साउंड एनर्जी है वो भी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से आपकी साउंड एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर पर सेकेंड। अब देखो, जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्पलीट्यूड 4 है तो लाउडनेस कितनी होगी, 2। तो एम्पलीट्यूड जो है अगर उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लाउडनेस के। लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं आप, इसके यूनिट्स क्या है, डेसिबल। ये आपको पता होना चाहिए कि लाउडनेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है वो क्या आती हैं, डेसिबल। जैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं ना मीटर या सेंटीमीटर में, उसी तरीके से लाउडनेस को हम किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, डेसिबल्स में, स्मॉल डी एंड बी में। Above 80 dB the sounds become physically painful noise। अगर कहते हैं एक रेंज होती है किसी भी चीज की, अगर 80 से 80 डेसिबल से वो ज्यादा होगी ना साउंड, तो वो आपके कानों में ना दिक्कत देगी, आपको वो चीज सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। इतना क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे, पिच। अब पिच क्या होती है, पिच भी जो है वो एक फ्रीक्वेंसी की ही टर्म है। तो आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, When a frequency of a wave is more is called high pitch। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो हाई पिच साउंड होगी, और अगर वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो लो पिच साउंड होगी। इतना क्लियर? क्या बोला, अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वो जो पिच क्या है, हाई। फ्रीक्वेंसी देखो ज्यादा तो पिच क्या हो जाएगी, हाई। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो जो आपकी पिच है वो क्या हो जाएगी,
लो। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वेव लेंथ एंड वेलोसिटी। भाई वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ से ही आप समझ जाओ कि वेव की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वेव की कितनी लेंथ है, तो ये क्या होगी आपकी वेव लेंथ। वेव लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की कितनी लेंथ है वो आपकी क्या कहलाएगी? वेव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। एक चीज देख लो पहले, दो वर्ड मैंने बोले यहाँ पे, क्रस्ट एंड ट्रफ। अब ये क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप देखो, ये जो आपके ऊपर पीक दिख रही है ना, ये पीक, ये आपकी क्या होगी? क्रस्ट। ये क्या हो जाएगी? आपकी क्रस्ट। और ये जो नीचे आपको वैली दिख रही है, ये आपकी क्या होगी? ट्रफ। ये क्या होगी? ट्रफ। तो यही बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ, दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई उसकी ऐसा यूनिट्स क्या होंगी? मीटर। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी? इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ये आपका। तो सबसे पहले स्पीड किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपने स्पीड का फॉर्मूला निकालना है। स्पीड किसकी इक्वल होती है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड किसकी इक्वल होती है? वेवलेंथ को आप नोट करते हो लैम्डा से और फ्रीक्वेंसी v। इतना क्लियर? वेवलेंथ सबसे पहले देखो, वेवलेंथ क्या होती है? एक वन वेव की जितनी लेंथ होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। और फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ये आपने चैप्टर लाइट में भी पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। सेम वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है। देखो एक बॉल है, एक बॉल है, जब आप इसको नीचे मारोगे, इसको नीचे फेंकोगे, तो नीचे ये हिट करके वापस ऊपर को आएगी। तो इसमें क्या आई? रिफ्लेक्शन हुई। Bouncing of sound from a material surface, hard surface is known as the reflection of sound. अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी जो साउंड वेव है वो आगे किसी भी चीज से टकरा के वापस आएंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सेम एज लाइट भी ऐसी होती है कि लाइट जब टॉर्च को ऑन किया तो आपकी जो लाइट है यहाँ सरफेस पे टकराई, टकरा के वो वापस चलेगी, तो ये क्या थी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सेम एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी आपका सेम ही है। जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो वो किसी भी चीज से जब वो टकराई तो टकरा के जब वो वापस बैक आती है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन द साउंड वेव प्रोड्यूस फ्रॉम ए सोर्स, किसी भी सोर्स से, कोई भी व्यक्ति, बोलने वाला सोर्स हो सकता है, स्पीकर बोलने वाला, कोई भी सोर्स तो बोल रहा है, ठीक है, जब वो अपनी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, फॉल ऑन दी अदर ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेंगे एंड रिफ्लेक्ट बैक, और क्या होगा? वो उससे रिफ्लेक्ट बैक वापस आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जब कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, तो किसी भी चीज से टकरा के जब वो आपकी जो साउंड है वापस आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट करेंगे आगे। अच्छा ये देख लो एक बार, इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इक्वलेंट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो एक आपका सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक जो आपकी रे है वो आ रही है, उसे जो रे जब आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा के जब वो वापस जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अब देखो इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, आपकी नॉर्मल रे, ये तीनों की तीनों जो रे है वो एक ही प्लेन पे क्या कर रही है? लाई कर रही है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। जितना एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में बन रहा है उतना ही एंगल आपका किस में बनेगा? इंसिडेंस साउंड में। तो ये सबसे पहले क्या था कि इंसिडेंट रे किसकी इक्वल होती है? रिफ्लेक्टेड रे। तीनों जो रे हैं वो एक ही प्लेन पे क्या करते हैं? लाई करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट है आपका इको।
अब इको क्या होता है? अब देखो इको क्या होती है। इको का मतलब क्या होता है? ये भी साउंड ही है, पर कैसी साउंड? जब आप कुछ कुछ बोल रहे हो तो आपको उसके बदले में 3-4 बार जो आपकी आवाज है वो आपको रिपीटेड सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप माउंटेन पे जाते हो, माउंटेन पे अपना नाम बोलते हो, तो जब आप उस अपना नाम बोलोगे ना, आपको जो नाम है वो 3-4 बार आपको सुनाई देगा। मतलब आपकी जो साउंड है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? echo. The repetition of sound caused by the reflection of sound wave is called echo. वही जो मैंने आपको बताया कि एक इंसान है माउंटेन्स पे बोल रहा है, इसकी साउंड वेव गई, माउंटेन से टकरा के वापस आई, बट 3-4 बार जो चीज बोली गई है उसको बार बार वो रिपीट होगा, ये आपकी क्या होगी? echo. The minimum time interval should be 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम होना चाहिए। जब आपने बोला है ना, तो 0.1 सेकेंड आपका टाइम होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो आपने कुछ बोला है वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए एको को सुनने के लिए? 0.1 की। नेक्स्ट अगर फॉर्मूला देखे जाए तो वो क्या होता है? S इक्वल्स टू 2D बाय टाइम। अब यहाँ पे D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सोर्स। ये बोलने वाला व्यक्ति और यहाँ पे चीज आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका? D। कितना टाइम? वो T। और ऐसे तुम्हारी क्या हो जाएगी? स्पीड। इतना क्लियर कि एको क्या होता है? एको क्या होता है फिर से देखो, कोई भी व्यक्ति जब किसी हिली एरियाज पे जाता है तो वो जब वो बोलता है, अपना नाम ही बोल रहा है, तो क्या होगा कि उसको जो अपना नाम है वापस 3-4 बार क्या होगा? सुनाई देगा। मतलब उसकी साउंड जो है वो बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एको। और कहते हैं कि ये जो हमें एको सुनाई देती है ना, इसका जो मिनिमम टाइम है वो 0.1 सेकेंड तक होना चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड से कम होगा तो आपको वो चीज सुनाई नहीं देगी। इतना क्लियर? अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू 2D बाय T। डी क्या? जो बोलने वाला व्यक्ति और जहां से आपकी आवाज रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका? डी। कितना टाइम लगा? टी। उसको टी से डिनोट करोगे। स्पीड कितनी थी? उसको आप एस से डिनोट करोगे। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे अब रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशन का मतलब क्या है? देखो, रिवर्बरेशन भी क्या होती है? एक साउंड ही होती है, ये भी साउंड है, बट ये कैसी साउंड होगी? अब किसी व्यक्ति ने बोला है तो उसको जब उस वापस सुनाई कोई चीज देगी ना, वो बार बार रिपीट होते हुए सुनाई नहीं दे रही, वो लंबे समय तक उसको आवाज सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक आप खाली रूम में हो, एक रूम है, वहां पे कुछ भी सामान नहीं है और आप वहां पे आप जाते हो और कुछ भी बोलते हो, तो क्या होता है? आपको जो पलट की आवाज सुनाई देती है वो थोड़े लंबे देर तक के लिए होती है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। persistence ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्ट होके तो साउंड आएगी बट कुछ लंबे समय के लिए रह जाएगी, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। एको में आपको चीज रिपीट होती हुई सुनाई देगी, बार बार आपको अपना नेम या जो भी आपने बोला है वो सुनाई देगा, बट रिवर्बरेशन में जो भी आपने बोला है वो आपको लंबे समय के लिए थोड़ा सा सुनाई देगा। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। क्लियर? नेक्स्ट है मल्टीपल एकोस। मल्टीपल एकोस का मतलब क्या होता है? एकोस हियर मोर देन 1-2 सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिसमें रिफ्लेक्शन जो है आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पीकर है। अब स्पीकर देखो, स्पीकर का डिजाइन कैसे होता है? इस तरीके से। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे एक इंसान ने अपना लेक्चर देना है, कुछ बोलना है। अब देखो, 100 बंदे अगर एक रूम में बैठे हैं तो एक जना जो बोल रहा है, क्या पीछे तक उसकी आवाज जाएगी? नहीं जाएगी। कहाँ तक जाएगी? बस आगे आगे तक, जहां पे उसको सुनाई देगा। बट ऐसे एरियाज में जहां बहुत सारे लोगों को सुनाना हो किसी एक पर्सन ने, तो वहां हम इस चीजों का यूज करते हैं। वहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। क्या होता है? कोई व्यक्ति यहाँ से बोल रहा है तो उसकी आवाज यहाँ पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। बार बार रिफ्लेक्ट होने से आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा ना कि जैसे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे आपकी लाउडनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब लाउडनेस इंक्रीज होगी तो जितने भी जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको पीछे तक आपकी जो आवाज है वो अच्छे से क्या होगी, सुनाई देगी। तो यही मेन पर्पस है इनका, यही इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अभी एक अपना वो देख लो, एक कर्व, जितने भी होल होते हैं उनकी जो सीलिंग होती है वो कर्व्ड क्यों होती है, ताकि जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, जिसकी वजह से हर एक इंसान को जहाँ पे वो बैठा है उसको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहा है। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसीलिए यूज की जाती है, ये चीजें इसीलिए डिजाइन की जाती हैं, यही इनका मेन पर्पस होता है कि जितने भी लोग वहां पे गैदरिंग है, जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं, जो एक इंसान बोल रहा है उसकी जो आवाज है वो हर एक इंसान को वहां पे सुनाई देगी। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक्कोज या मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर है आपको? अब देखो, अब हमने करना है रेंज ऑफ हियरिंग, हमारे सुनने की रेंज। अब एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके सुनने की एक रेंज होती है, अगर उस रेंज से वो नीचे हो या उस रेंज से ज्यादा हो तो ह्यूमन बीइंग्स को सुनाई नहीं देता। तो ऑडिबल रेंज, द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग कवर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मैक्सिमम जो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके जो सुनने की वो है कैपेसिटी है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी फिर भी इंसान को सुनाई नहीं देगा, और अगर 20,000 से ज्यादा होगी फिर भी किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो सुनने की रेंज है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्लियर? नेक्स्ट है इन इनऑडिबल रेंज। इनऑडिबल रेंज का मतलब इंफ्रासाउंड क्या होता है, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक आता है, भूचाल वगैरह आता है, ठीक है, तो उसकी जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। वो किसको सुनाई देती है, वो ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं देती। और अगर 20,000 से ज्यादा रेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। ह्यूमन बीइंग्स के सुनने की जो आपकी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो कहलाएगी इंफ्रासाउंड, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो वो कहलाएगी अल्ट्रासाउंड। जो आपके चमगादड़ होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 20,000 से ज्यादा होती है। इसके एप्लीकेशंस देख लो एक बार। सबसे पहले क्लीनिंग मतलब साफ सफाई के लिए यूज होते हैं, जितने भी आपके मशीन्स होते हैं उनके जो छोटे छोटे वो होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर फ्लो डिटेक्शन मतलब कोई भी ब्रिज वगैरह है, जितने भी ब्रिज है, बिल्डिंग है, अगर उनके अंदर चेक करना हो कि कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, अगर वो अंदर से टूटी हुई तो नहीं है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव। क्लियर? अब एक टॉपिक करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनार। सोनार सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसकी सोनार की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो उसको बोलते हैं स्टैंड्स नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है इसकी, स्टैंड्स नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक ऐसी टेक्निक है दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव, जिसका हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव टू, क्यों, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए, कहाँ पे, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। जो समुंदर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड को चेक करने के लिए हम सोनार टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोनार के अगर देखा जाए तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, प्रोड्यूस एंड सेंड अल्ट्रासोनिक वेव। ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं, और जब अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस जाती है और नीचे जब रिफ्लेक्ट होती है, टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस आती है तो ये जो डिटेक्टर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव रिफ्लेक्टेड वेव, जो वेव गई, जो रिफ्लेक्ट होके आई, ये उसको रिसीव करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में।
क्या कहा, देखो ये आपकी एक सोनार है, एक शिप है, इसमें दो चीजें लगी हुई हैं, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। ट्रांसमीटर ने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस किया, और जब यहाँ पे नीचे क्या था, मतलब कि कोई भी हार्ड चीज थी, उससे टकराई, टकरा के वापस किसके पास गई, डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोनार पता चल गया। सोनार क्या होती है, सोनार एक ऐसी टेक्निक होती है अंडर वाटर, मतलब कि पानी के अंदर कोई भी चीज है, उसकी डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड चेक करने के लिए हम सोनार का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं फटाफट से। अल्ट्रासोनिक वेव आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, द वेव रिफ्लेक्ट अ वेव, वही जो मैंने आपको बताया। इसका फॉर्मूला देख लो एक बार, फॉर्मूला क्या होता है, 2d इक्वल्स टू v इंटू डी, और अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो वेलोसिटी इंटू डी बाय 2। डिस्टेंस निकालने के लिए इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डी क्या है, डेप्थ और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी गहराई है, कितना डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का। वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और अगर टी की बात की जाए तो टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा आपका, टी। तो ये था आपका साउंड चैप्टर। होप करती हूँ कि जितना भी आपको मैंने करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।